कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के उस खौफनाक जंगल से जहां इंसानियत कई साल पहले ही दम तोड़ चुकी थी। आसपास के माहौल में सिर्फ झुलसती हुई धूप, धूल के गुब्बार और गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं। न कोई कानून था और न ही पुलिस। यहाँ डॉक्टर होने का मतलब था हर दिन मौत के मुंह में बैठकर लोगों की जान बचाना। लेकिन उस दिन हालात बदल चुके थे। एक खतरनाक आतंकवादी समूह ने पूरे इलाके को घेर लिया था और उनका बस एक ही मकसद था, हर विदेशी को जिंदा जला देना। इस बात का पता चलते ही एंड्रू वहाँ से सीधा अपनी पत्नी के पास भागता है, जो एक काफी बड़े पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी पत्नी एक बेहद नेक दिल और रहमदिल औरत थी, जो इस खौफनाक जगह पर भी बच्चों के भविष्य की उम्मीद तलाश रही थी। मगर तभी एंड्रू वहाँ पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें अभी इसी वक्त ये देश छोड़ना होगा और अगर 1 मिनट भी देर हुई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने मासूमियत से पूछा, क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें समझा नहीं सकते? शायद वो मान जाए। मगर एंड्रू ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मेरा सारा मेडिकल इक्विपमेंट चोरी हो चुका है, मेरे मरीज दवाइयों के बिना मर रहे हैं, ये जगह अब इंसानों के रहने काबिल नहीं बची, इसीलिए हमें निकलना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर उस गांव की एक अकेली अबैंडन्ड एयर स्ट्रिप की तरफ भागते हैं। लेकिन ये कोई एयरपोर्ट नहीं था, सिर्फ रेत के बीच बना एक सूखा रास्ता था, जहां एक पुराना जंग लगा हुआ छोटा सा प्लेन खड़ा था। उस प्लेन के इंजन से काला धुआं निकल रहा था और प्लेन की हालत देखकर लग रहा था कि ये हवा में उड़ने के काबिल ही नहीं है। लेकिन उनके पास इस प्लेन में बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इस प्लेन का पायलट था ग्रून, एक ऐसा आदमी जिसके लिए किसी की जान से ज्यादा पैसों की कीमत थी। और रेत के तूफान और आतंकवादियों के खौफ के बीच ग्रून लोगों से दोगुने पैसे वसूल कर रहा था। उसी प्लेन के पास 3 और लोग खड़े थे, जिनका लीडर था मैक्स, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में ऐसी चालाकी थी जो किसी पर भी भरोसा करने नहीं देती थी। उसके साथ 2 और लोग थे, जिनमें एक बहुत ही सीधा और रहमदिल ब्लैक मैन था, जो चुपचाप सब देख रहा था। उसी वक्त एंड्रू की पत्नी अपने एक लोकल अफ्रीकी साथी को आखिरी बार अलविदा कहती है। लेकिन वो लोकल आदमी रोती हुई आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दो, हमारे देश के आतंकवादियों की वजह से तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ रहा है। इस दौरान एंड्रू सीधा पायलट ग्रून के पास जाता है। मगर जैसे ही एंड्रू ने ग्रून का चेहरा देखा तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि ये वही लालची पायलट था जिसे हफ्ते भर पहले अस्पताल के लिए जरूरी दवाइयां लानी थी। लेकिन उसने पैसों के चक्कर में कंसाइनमेंट डिले कर दिया था, जिस वजह से कितने ही मासूम बच्चों ने एंड्रू के हाथों में दम तोड़ दिया था। तब एंड्रू ने ग्रन से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे लालच ने कितने लोगों की जान ली है, और जो सामान मैंने अमेरिका भेजने के लिए पैक किया था वो भी चोरी हो गया। एंड्रू और उसकी पत्नी को लगा था कि शायद उनकी बातें ग्रन के अंदर के इंसान को जगा देंगी, शायद वो बदल जाएगा। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस प्लेन में वो अपनी जान बचाने के लिए बैठने वाले थे वो उनका सबसे बड़ा मौत का जाल बनने वाला था। क्योंकि उस प्लेन के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो उन सभी को जिंदा दफन करने के लिए काफी था। अब इन सब के बाद ग्रून प्लेन के दरवाजे पर खड़ा होकर सारे पैसेंजर्स के सामान को देखता है और साफ मना कर देता है, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पैसे लिए हैं, इस कचरे के नहीं, इसलिए तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। ये सुनकर सभी पैसेंजर्स गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उस सामान में उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और जरूरी चीजें थी। मगर काफी कचकच के बाद ग्रून आखिरकार मान तो जाता है, लेकिन एक बेहद घटिया शर्त रखता है कि कोई भी अपना सामान नीचे नहीं रखेगा, सब अपने सामान को अपनी गोद में रखकर बैठेंगे। खैर, अब उस प्लेन के अंदर का सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वहाँ हर तरफ गंदी बदबू, टूटी हुई सीट्स और लूज वायर्स लटक रही थीं। लेकिन अगर वो लोग इस प्लेन में नहीं बैठते तो अगली फ्लाइट पूरे 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। और 1 हफ्ते का मतलब था एक तरफ आतंकवादियों की गोलियां और दूसरी तरफ जंगल के खूंखार जानवर। इसलिए न चाहते हुए भी सबको उस प्लेन में बैठना ही पड़ा। जिसके बाद जैसे तैसे प्लेन हवा में उड़ता है और एक पल के लिए सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन सबको ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया है, पर यह तो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अचानक प्लेन हवा में बुरी तरह कांपने लगता है। वायर्स से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और कॉकपिट से एक अजीब आवाज आने लगती है, जिससे डरकर सभी लोग ग्रन पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ग्रन लापरवाही से बोला कि मुझे मत सिखाओ, मैंने हजारों फ्लाइट्स उड़ाई हैं, ये छोटी मोटी टर्बुलेंस है, अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठे रहो। मगर तभी डॉक्टर एंड्रू अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आया और ग्रून के चेहरे पर चिल्लाकर बोला कि तुम्हारे लालच ने इस प्लेन में उसकी कैपेसिटी से 3x ज्यादा वेट भर दिया है। ये टर्बुलेंस नहीं है, प्लेन का स्ट्रक्चर टूट रहा है, अगर हमने अभी वेट कम नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। जिस पर ग्रून ने गुस्से में उसे पीछे हटने को कहा। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है और हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि प्लेन की छत का एक हिस्सा उखड़कर बाहर निकल जाता है। इसी चीख पुकार के बीच प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से जमीन की तरफ एक बेकाबू पत्थर की तरह गिरने लगता है और अगले कुछ ही पलों में क्रैश हो जाता है। और ये क्रैश इतना खौफनाक था कि कुछ
पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तब एंड्रू किसी तरह होश में आता है। उसने देखा कि उसके अलावा मैक्स और एक और लड़का इस हादसे में जिंदा बचे हैं, लेकिन मैक्स का सबसे करीबी दोस्त इस क्रैश को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसकी लाश रेकेज के बीच पड़ी थी। होश में आते ही एंड्रू अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए चीखता हुआ आगे बढ़ता है, मगर उसकी पत्नी भारी सामान और प्लेन के लोहे के नीचे बुरी तरह दबी हुई थी। उसका एक पैर पूरी तरह टूट चुका था और खून का फव्वारा निकल रहा था। एंड्रू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोहा इतना भारी था कि हिल भी नहीं रहा था और उसकी वाइफ दर्द से चीख रही थी। लेकिन तभी पीछे से ग्रून लड़खड़ाता हुआ आया और उसने एंड्रू से कहा, इसे बाहर निकालना नामुमकिन है, इसे यहीं छोड़ दो, और अगर इसका दर्द नहीं देखा जा रहा तो इसे थोड़ी अल्कोहल पिला दो ताकि ये शांति से मर सके। मगर एंड्रू ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इस सब के बाद सभी बचे हुए लोगों ने मिलकर मैक्स के दोस्त की लाश को प्लेन के पास ही रेत में दफना दिया ताकि जंगल के खूंखार जानवर उसे अपना शिकार न बना लें। लेकिन लाश को दफनाने के बाद जब उन्होंने आसपास का इलाका देखा तो उनकी सांसें रुक गईं, क्योंकि ये कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि अफ्रीका का सबसे खतरनाक डेसोलेट डेजर्ट जंगल था, जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी मिट्टी, चट्टानें और कांटेदार झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। उन्होंने हिसाब लगाया कि दिन के वक्त 45 डिग्री की झुलसाती धूप और गर्मी की वजह से जानवर शिकार नहीं करते, इसीलिए वो दिन में सेफ हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और अंधेरा छाएगा, इस डिजर्ट के सबसे खूंखार प्रेडेटर्स बाहर निकल आएंगे, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में रात होने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा। तब एंड्रू को छोड़कर बाकी के 3 लोग, ग्रून, मैक्स और दूसरा लड़का, एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, लेकिन रास्ते को लेकर उनके बीच घमासान बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रून का कहना था हमें साउथ ईस्ट की तरफ चलना चाहिए, गांव यहीं मिलेगा, जबकि मैक्स बहस करते हुए कह रहा था, नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग कहता है कि गांव उस तरफ है। लेकिन ग्रून के पास गन थी, इसलिए वो सबका बाप बन बैठा था। उसने पिस्टल तानी और धमकाते हुए कहा, जिसे अपनी जान प्यारी है वो मेरे पीछे आओ। ग्रून ने एंड्रू से भी चलने को कहा, लेकिन एंड्रू ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी वाइफ अभी भी रैकेज के नीचे दबी हुई थी और वो उसे इस हालत में अकेले छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तब रो रो कर एंड्रू की वाइफ उसे बाकी लोगों के साथ जाने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद नहीं बचेगी। पर एंड्रू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, हम भगवान पर भरोसा रखेंगे। उसने ग्रून से कहा, तुम लोग जाओ और गांव से मदद लेकर आओ, तब तक मैं यहीं अपनी वाइफ के पास रुकूंगा। जिसके बाद ग्रून और बाकी लोग गांव की तलाश में निकल पड़ते हैं। मगर प्लेन के अंदर एंड्रू की वाइफ का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। वो नहीं जानती थी कि वो मदद का इंतजार कर रही है या अपनी मौत का। और तभी प्लेन के बाहर की रेत पर कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स छपने लगते हैं, क्योंकि खूंखार जंगल के जानवर दबे पांव प्लेन के करीब आ रहे थे। लेकिन एंड्रू और उसकी वाइफ को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ग्रून और उसकी टीम डेजर्ट की तपने वाली धूप में भटक चुकी थी। आधा दिन बीत चुका था, जिस्म का पानी खत्म हो रहा था और सबके गले सूख चुके थे। इस वक्त एक एक कदम उठाना उनको मौत को दावत देने जैसा लग रहा था, यहाँ तक कि वो लोग बेहोश होकर रेत पर गिरने भी लगे थे। मगर ग्रून ने उन्हें थोड़ा सा पानी दिया और आखिरी पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस इस पहाड़ी को क्रॉस कर लो, इसके आगे वो गांव होगा। जिसके बाद वो लोग कैसे भी करके घिसट घिसट कर पहाड़ी के टॉप पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, उनके होश उड़ गए। पहाड़ी के उस पार कोई गांव नहीं था, सिर्फ सालों से फैला हुआ एक सन्नाटा और सूखा डेजर्ट था। ग्रून ने उन्हें गलत रास्ते पर लाकर फंसा दिया था और अब उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। उन्हें आगे रास्ता नहीं मिला और सबसे बड़ा झटका ये था कि उन्हें वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं था। इसलिए मैक्स ने एक ही झटके में ग्रून के हाथ से उसकी गन छीन ली और गुस्से में उससे कहने लगा, तुम्हारी वजह से हम इस जहन्नुम में फंसे हैं, तुम्हारे लालच ने ही हमें मौत के इस मुंह में धकेला है, इसलिए अब सब मेरे पीछे उस रास्ते पर चलेंगे जहां मैं जाऊंगा। लेकिन ग्रून और बाकी लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने फुटप्रिंट्स को ट्रेस करते हुए वापस प्लेन तक चले गए तो वहां से दूसरी डायरेक्शन पकड़कर गांव पहुंच सकते हैं। इसलिए मैक्स उन्हें छोड़कर अकेले दूसरी तरफ निकल जाता है, जबकि ग्रून और बाकी लोग तपती धूप में घिसटते हुए वापस प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए प्लेन के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्लेन के आसपास हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और एंड्रू और उसकी वाइफ वहां नहीं थे। प्लेन की टूटी हुई बॉडी पर जानवर के खूंखार पंजों के निशान थे और जमीन पर घसीटने के निशान, जिससे सब समझ गए कि दिन के वक्त ही किसी जंगल के शेर ने उन दोनों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लिया है। और इसी डर के मारे सबका खून ठंडा पड़ चुका था कि यह जानवर दिन में भी शिकार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक प्लेन के पीछे से डॉक्टर एंड्रू सीधा आकर ग्रन पर झपट पड़ा। वो ग्रून का गला दबा रहा था, उसके सिर पर खून सवार था और ग्रून उससे बचने के लिए तड़प रहा था। पर इससे पहले कि एंड्रू ग्रून की जान लेता, पास खड़े लड़के ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर एंड्रू ने ग्रून को छोड़ दिया। अब इसके बाद दर्द और आंसुओं से भरा एंड्रू अपनी वाइफ की अधमरी नोची
हुई लाश को मिट्टी में दफन करता है, क्योंकि वो बिखरा हुआ खून उसकी बीवी का था जिसे एक शेर ने अपना शिकार बना लिया था। एंड्रू इस वक्त अपनी पत्नी की कब्र के पास बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। मैं उसे नहीं बचा पाया, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। मगर उसका साथी उसे गले लगाकर बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है एंड्रू, क्योंकि शेर के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये वक्त अफसोस मनाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। पर इसी दौरान जब ग्रन एंड्रू से बात करने के लिए उसके पास गया तो एंड्रू ने ग्रन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इस सामान के कितने पैसे मिलते हैं जिसे तुम स्मगल करते हो? ये सुनकर ग्रून हैरान रह गया, पर एंड्रू ने प्लेन में छुपाए जंगली जानवरों के सींग और खाल उसके हाथ में थमाते हुए बोला, तुम्हारे इसी लालच की वजह से पहले एक 6 साल का बच्चा और आज मेरी बीवी मारी गई, क्योंकि अगर तुम अपने लालच की वजह से इस प्लेन को ओवरलोड न करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर इस वक्त एंड्रू के गुस्से से ज्यादा उन सब का जिंदा रहना जरूरी था। इसलिए ग्रून ने कहा, हमारे पास रात बिताने का बस एक ही रास्ता है और वो है पायलट कैबिन, लेकिन वहाँ सिर्फ 3 लोग ही छुप सकते हैं। मगर वहाँ सिर्फ 3 लोगों की जगह थी, जबकि वो सब 4 लोग थे। इसलिए उन्होंने कॉइन टॉस किया और मैक्स का दोस्त ये टॉस हार गया, जिसका मतलब था कि उसे पूरी रात प्लेन के बाहर खुले अंधेरे में अकेले बितानी थी। खैर, अब रात होते ही उस लड़के ने ठंड और जानवरों से बचने के लिए प्लेन के मलबे के पास आग जलाई और वहीं बैठ गया। कॉकपिट के अंदर से ग्रुन ने उसे चिल्लाकर कहा, सोना मत, क्योंकि जब तक आग जलती रहेगी शेर पास नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी आंख लगी तुम्हारी मौत पक्की है। जिसके बाद वो लड़का कांपते हुए हाथों से लकड़ियां डालता रहा। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं, लेकिन रात के 2 बजे आग धीरे धीरे बुझने लगती है और उस लड़के की आंखें झुकने लगती हैं। उनके लिए अब एक एक मिनट सालों के बराबर था। बस किसी तरह सूरज निकलने का इंतजार था ताकि वो नए रास्ते से उस गांव की तरफ निकल सकें। लेकिन रात के सन्नाटे में जब ग्रॉन पेशाब करने कॉकपिट से बाहर निकला तो उसने देखा कि आग काफी कम हो चुकी थी और वो लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए ग्रुन ने उसे जगाकर कहा, अपनी आंखें खुली रखो, अगर जिंदा रहना है तो आग को बुझने मत देना। और इतना कहकर ग्रून वापस कैबिन में जाकर बैठ जाता है। लेकिन उस लड़के पर नींद का भूत इस कदर सवार था कि ग्रून के जाते ही वो आग जलाने के बाद दोबारा सो गया और थोड़ी देर बाद आग पूरी तरह से बुझ गई। तभी झाड़ियों के पीछे कई सारी चमकती हुई आंखें रोशन हुई, जो इसी जंगल में रहने वाले खूंखार शेरों की थीं। जिसके थोड़ी देर बाद कॉकपिट के अंदर बैठे तीनों लोगों को बाहर से दर्दनाक चीखों की आवाज आने लगी। ये आवाज बाहर पहरा दे रहे उस लड़के की थी जिसे उन भूखे शेरों ने अपना शिकार बना लिया था। एंड्रू दरवाजा खोलकर उस लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला, एक खूंखार शेर जोरदार धक्का मारकर कैबिन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। वो शेर इतना ताकतवर था कि वो पूरे कैबिन को कांपने पर मजबूर कर देता है। सभी लोग मिलकर अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलते हैं, लेकिन शेर के भारी पंजे अंदर आ चुके थे। लेकिन इसी चीख पुकार और दहाड़ के बीच अचानक एक अजीब सा हादसा होता है। कैबिन के कोने में छिपा हुआ एक बेहद जहरीला सांप शेर के सिर पर काट लेता है, जिससे दर्द से तड़प कर जैसे ही शेर पीछे हटता है, इन लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसी सांप ने अफरा तफरी में उनके एक साथी को भी डस लिया था और सांप का जहर उसके जिस्म में फैलने लगा था। मगर एंड्रू ने बिना एक सेकंड घुमाए उसकी टांग पर कसकर रस्सी बांधी और एक तेज कटर से जख्म पर गहरा कट लगाकर उसका जहरीला खून बाहर निकाल दिया, जिससे उस बंदे की जान तो बच जाती है, पर इससे वो अधमरा हो चुका था। ऐसे ही कई घंटे बिताने के बाद फाइनली सूरज निकल आया। जैसे ही डरे हुए वो लोग कैबिन से बाहर आए तो उनका वो छोटा साथी वहां नहीं था, सिर्फ उसके खून से सने हुए कपड़े और घसीटने के निशान बचे थे। खैर, अब वक्त बर्बाद किए बिना बाकी लोग गांव की तरफ पैदल चलने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर एंड्रू का हौसला अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी वाइफ और दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। इसलिए वो एक सूखे पेड़ के नीचे ढेर होकर बैठ जाता है। वो ग्रन से कहता है, मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, मेरा वजूद खत्म हो चुका है। मैं यहीं अपनी वाइफ के पास अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मैंने अपनों को शेर के हाथों मरते हुए देखा है, मैं अब और नहीं सह सकता। ग्रून और बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड्रू किसी की नहीं सुनता और आखिरकार वो लोग एंड्रू को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो लोग अभी मुश्किल से कुछ ही दूर गए थे कि तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा कि इस कड़कती धूप में एक जीप उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर ग्रून और उसके साथी खुशी से पागल होकर हाथ हिलाने और चिल्लाते हुए मदद मांगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी उनके पास आई तो उनके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, बल्कि ये वही आतंकवादियों का खतरनाक ग्रुप था जो पूरे इलाके में अमेरिकन को ढूंढ रहा था। वो गाड़ी उन लोगों को इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ती है और पेड़ के नीचे बैठे डॉक्टर एंड्रू के सामने जाकर रुकती है। हेवी गन से लैस आतंकवादी गाड़ी से उतरते हैं और एंड्रू से पूछते हैं, तुम हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? तुम विदेशी हमारा माल चुराने आए हो ना? लेकिन एंड्रू दर्द से कराह रहा था। फिर भी उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ के लोगों की जान बचाई है, लेकिन आतंकवादियों का दिल पिघलने वाला नहीं था। तभी उनमें से एक
एक आतंकवादी प्लेन के wreckage की तरफ जाता है और वहां से उन रेयर एनिमल हॉर्न्स और स्मगल्ड आइटम्स को बाहर खींच निकालता है, जिसे देखकर उनका खून खौल उठा था। तब उन आतंकवादियों का लीडर एंड्रू पर गन तानकर उसे धमकाता है, तुम झूठे हो, तुम हमारी जमीन से हमारी कीमती चीजें चुराकर अमेरिका में स्मगल करते हो। तभी पीछे खड़े ग्रून ने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये स्मगलिंग ये नहीं, मैं करता हूँ। इस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर आतंकवादियों का लीडर ग्रून की तरफ देखकर बोला, इस हिसाब से तो हमें तुम्हें मारना चाहिए। मगर उसी वक्त उनका लोकल अफ्रीकन साथी जो एंड्रू के साथ था आगे आकर बोलता है, नहीं, तुम उसे क्यों मारोगे? क्या तुम आतंकवादी हो? तुम भी इसी जमीन के इंसान हो हमारी तरह। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची? उस बेचारे को लगा था कि उसकी बातें उन आतंकवादियों के दिल को पिघला देंगी, लेकिन आतंकवादी के लीडर ने बिना एक बार सोचे सीधा उस आदमी के भेजे में गोली दाग दी। इस धमाके की आवाज और खून के छींटे एंड्रू के चेहरे पर गिरे और आतंकवादियों के लीडर ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम आतंकवादी ही हैं, हमारे अंदर कोई रहम नहीं है। इसके बाद वो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने लगते हैं। उनका एक बंदा ट्रक लेने चला जाता है ताकि बाकी सामान और इन कैप्टिव्स को ले जाकर तड़पा तड़पा कर मार सके। और यहाँ अब सिर्फ 2 आतंकवादी एंड्रू और ग्रून की रखवाली कर रहे थे। उनमें से एक आतंकवादी एंड्रू के पास आता है और उससे कहता है, चलो एक डील करते हैं, मैं 10 तक काउंट करूंगा और तुम्हें भागना होगा और 10 तक गिनने के बाद मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। लेकिन एंड्रू अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि उसका हौसला, उसकी वाइफ, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। तो वो क्यों भागे? वो तो पहले से ही मौत का इंतजार कर रहा था। ये देखकर वो आतंकवादी पागलों की तरह हंसने लगता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तभी ग्रून एंड्रू के कान में धीरे से बोलता है कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं इस घटिया तरीके से नहीं मर सकता। इसलिए ग्रून चुपके से उस बैठे हुए आतंकवादी की तरफ बढ़ता है और उसकी गन छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान सोए हुए उस आतंकवादी को भी होश आ जाता है, पर जैसे ही उसने गन पर गन तान कर ट्रिगर दबाया तो उसकी गन खाली थी, गोलियां खत्म हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रून उसे दबोच लेता है। मगर इसी दौरान इस हाथापाई से आ रही आवाज को सुनते ही दूसरा आतंकवादी जाग जाता है और अपनी राइफल उठा लेता है। लेकिन इस बार एंड्रू के अंदर का इंसान जाग उठा था। वो तुरंत उस दूसरे आतंकवादी पर झपट पड़ा और राइफल छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी धक्का मुक्की में राइफल से कुछ गोलियां चल जाती हैं, जिनका शिकार एंड्रू नहीं बल्कि वो आतंकवादी हो जाता है। लेकिन एंड्रू एक रहमदिल इंसान था, इसलिए वो उस आतंकवादी को बचाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रू इस बात से पूरी तरह टूट चुका था कि आज पहली बार उसने किसी की जान ली है। लेकिन ग्रून ने उसे कहा, इतना मत सोचो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता। खैर, अब इस सब के बाद ग्रन ने एंड्रू से कहा, हमने उन दोनों आतंकवादियों को मार दिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ का सपना पूरा करना है और मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा जहां तुम हजारों पेशेंट्स की जान बचा सकोगे। और ग्रून की इन बातों को सुनने के बाद आखिरकार एंड्रू उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने आगे का सफर शुरू तो कर दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जिस गांव की तरफ वो बढ़ रहे हैं वो पहले ही एक कब्रिस्तान बन चुका था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और गांव के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में पत्थरों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा था जिसे पार करके ही वो दूसरी तरफ जा सकते थे। तब ग्रून बड़ी मुश्किल से जख्मी एंड्रू को सहारा देकर पहाड़ पर चढ़ाता है, पर जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उनके सामने से खून से सने हुए खूंखार शेरों का एक पूरा झुंड उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। और उन शेरों को देखकर वो दोनों जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। पहले तो वो शेर उन्हें देख नहीं पाते, पर कुछ देर बाद शेरों को इंसानी खून की स्मेल आने लगती है और वो शक में पहाड़ की तरफ मुड़ने लगते हैं। और हालात तब और भी नाजुक हो जाते हैं जब एक जहरीला बिच्छू एंड्रू के जिस्म से होता हुआ सीधा उसके चेहरे पर चढ़ गया। तब एंड्रू ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। वो बिना हिले डुले बस चुपचाप लेटा रहा। लेकिन जैसे ही ग्रून ने उस बिच्छू को एंड्रू के चेहरे से हटाया तो एंड्रू के पैर से एक छोटा सा पत्थर फिसल कर नीचे जा गिरा। और इस आवाज ने शेरों को कंफर्म कर दिया था कि ऊपर उनका शिकार छिपा है, इसलिए शेर तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगे। तब इस बड़े खतरे को सिर पर देखकर ही ग्रून ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसने एंड्रू का खून अपने जिस्म पर लगा लिया और एंड्रू की आंखों में देखकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, आज उन सभी गुनाहों को धोने का वक्त आ गया है। मैं इन शेरों के सामने जाकर अपनी कुर्बानी दूंगा ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल सके, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से उठोगे और गांव तक जरूर पहुंचोगे। और इससे पहले कि एंड्रू उसे रोकता, ग्रन एक जोरदार चीख मारते हुए पहाड़ के टॉप पर आया और नीचे शेरों के बीच कूद गया। और वो शेर भी तुरंत ग्रून पर टूट पड़े और उन्होंने उसे अपना निवाला बना लिया। खैर, अब इसके कुछ देर बाद जब ग्रून को खाकर शेर वहां से चले गए तो ग्रून की इस कुर्बानी को वेस्ट न करते हुए एंड्रू ने पूरी ताकत से गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मगर काफी दूर तक चलने के बाद प्यास और कमजोरी से बेहाल होकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसे सामने से 2 खूंखार वाइल्ड हाइएनास अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो उसका शिकार करने आए थे। जिन्हें देखकर एंड्रू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या मेरी किस्मत में इन घटिया जानवरों के हाथों मरना लिखा था? और अगर मरना ही है तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। ये कहते ही एंड्रू के अंदर एक
एक आखिरी आग भड़क उठी। वो पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर इससे पहले कि वो जानवर और एंड्रू एक दूसरे तक पहुंचते, अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और इस धमाके की आवाज से डरकर दोनों जानवर वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। एंड्रू जमीन पर लेटकर बारिश के पानी से सालों की प्यास बुझाता है और पानी पीते पीते वहीं बेहोश हो जाता है और सपने में उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एंड्रू की आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने उसका अफ्रीकन कॉलीग खड़ा था, वही बंदा जिसने शुरुआत में उसे आतंकवादियों के बारे में वार्न किया था। वो एंड्रू को सहारा देकर उठाता है और उसे सेफ जगह ले जाता है। यानी एंड्रू अब पूरी तरह सेफ था, क्योंकि उसने आखिरी मोमेंट तक हार नहीं मानी थी। वो आखिरकार गांव पहुंचकर हजारों लोगों की जान बचाने के अपने मिशन को पूरा करता है। लेकिन क्या ग्रून ने अपनी कुर्बानी देकर अपने सारे गुनाह धो दिए, या उसे पहले ही सुधर जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है।